नमस्कार मित्रों, मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना है। मित्रों, हम लोगों का यूपी स्पेशल का क्लास कंटिन्यूअस रन कर रहा है जिसमें 2 लेक्चर आप लोग कवर कर चुके हैं। पहला लेक्चर पहला दूसरा समझिए दोनों ही लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट के थे, जिसमें नामकरण पर थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की, इसके बाद उत्तर प्रदेश नामकरण कैसे कैसे नाम उत्तर प्रदेश का चेंज हुआ उसके बाद प्रमुख राज चिन्ह पढ़े और राजकीय क्या क्या चीज़ें हैं, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब चीज़ों का अध्ययन किए हम लोग उसके बाद प्रशासनिक ढांचा थोड़ा सा कमिश्नरी, जिले, नगर निगम इसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में कौन कौन से थे, कितनी कितनी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें यूपी में हैं उसके बाद हम लोगों का अब मेन स्ट्रीम स्टार्ट होता है। तो जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे कि जैसे मैगजीन में क्रोनोलॉजी रहती है चैप्टर्स की, उस तरीके से हम लोग कवर नहीं करेंगे। हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या, मतलब कहाँ कहाँ से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग उस क्रोनोलॉजी में यूपी स्पेशल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमसे मतलब नॉलेज से नहीं बल्कि क्वेश्चन अधिकाधिक सही हो तो जिस चैप्टर से, जिस टॉपिक से, जिस एरिया से अधिकाधिक क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आते रहे हैं और आने की संभावना बनी हुई है उनको हम पहले कवर करेंगे तो इस प्रकार से डिसेंडिंग आर्डर में चलेंगे जहाँ से अधिकाधिक क्वेश्चन आने की संभावना है उस चैप्टर को पहले लेते हैं, उसके बाद उससे कम क्वेश्चन, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया गया और इसको याद रखिएगा, कल भी बताया गया था, कल के लेक्चर में कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो 2 लेक्चर हो गए हैं प्रीवियस यूपी स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं, उसके 100% सारे के सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप स्वयं महसूस करेंगे, स्वयं फील करेंगे जबकि आप विगत 10 ईयर्स का यूपी पेपर, स्पीशियस पेपर्स उठा करके देखेंगे और यूपी स्पेशल के पोर्शन में उस इंट्रोडक्शन पार्ट के जितने भी फैक्ट कवर किए जा चुके हैं, आप लोगों को बताए गए हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर पेपर में अवश्य रखे हुए हैं, आए हुए हैं। इसलिए आप लोग सब उसको बहुत कायदे से अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा हम लोग आज पहला टॉपिक डील करेंगे वन संपदा एवं वन्य जीव। आप लोग देखेंगे पेपर उठा करके प्रीवियस ईयर्स के वन्य जीव से प्रतिवर्ष 1 या 2 क्वेश्चन आए ही हैं पेपर में। तो वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लेता है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य, या कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है मिलान करने के लिए मैसिंग में दे देता है टेबल बनाकर ए या बी तो ये अधिकांश ईयर में ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। तो पहले हम लोग वन संपदा एवं वन्य जीव, सेकेंड नंबर पर सांस्कृतिक तत्व में कला, उत्सव, मेले, समारोह, महोत्सव उत्तर प्रदेश के, ये भी पेपर में अधिकांशतः आया हुआ है इसके बाद थर्ड नंबर पर पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक प्लेसेस, जो यूपी के पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक ऐतिहासिक प्लेसेस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद संग्रहालय संगठन संस्थान, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर संग्रहालय स्थापित हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी। जनजातियाँ के क्वेश्चन प्रायः आता ही रहता है पेपर में यूपी स्पेशल पोर्शन में जनजातियाँ। इसके
बाद जो है हम लोग जनगणना पढ़ेंगे। तो ये स्वाभाविक है, देश की भी जनगणना आप लोग पढ़ेंगे जनसंख्या नगरीकरण में, और स्टेट यूपी स्टेट की भी जनगणना जो है आप सभी को पढ़नी है। संभवतः आप लोगों का जनगणना का पोर्शन जो है जनगणना एवं नगरीकरण जो है ये हमें ही कवर करना है। इसके बाद शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, उत्तर प्रदेश की इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं शिक्षा और साहित्य जगत में जो है कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रही हैं। जो है भौतिक, अब आता है जो है भौतिक संरचना एवं जलवायु, जबकि जो है आप मैगजीन्स में देखेंगे जो है भौतिक संरचना एवं जलवायु जो है पहले नंबर पर पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद जो है भौतिक संरचना एवं जलवायु। तो चूंकि पेपर्स में जो है इससे क्वेश्चन भौतिक संरचना जलवायु जो है खनिज संसाधन उद्योग धंधे जो है इससे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश की जो है जलवायु भौतिक संरचना नॉर्मल ही है। जो है कोई पर्वत पठार बहुत नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर, खनिज भी जो है बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं यूपी में, उद्योग धंधे भी बहुत कम हैं, जो है उद्योग में भी रिस्क नहीं है अपना जो है यूपी स्टेट। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत मिनिमम जो है उठते हैं, कभी कभी किसी वर्ष जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके इस पार्ट को मैंने बाद में ही हम लोग पढ़ेंगे जो है भौतिक संरचना जलवायु, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी, झील, सिंचाई, ऊर्जा, खनिज, उद्योग धंधे और आर्थिक परिदृश्य जो है। आर्थिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का बजट इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको हम लोग डील करेंगे, और उसके बाद जो है आज जो विविध सेक्टर्स छोटे मोटे बच जाते हैं जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोगों का पढ़ने का स्टडी का क्रोनोलॉजी यही रहेगा: वन संपदा, सांस्कृतिक तत्व, पर्यटन, ऐतिहासिक, संग्रहालय, संगठन, संस्थान, जनजातियाँ, शिक्षा, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, भौतिक संरचना एवं जलवायु जो है, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी, झील, सिंचाई, ऊर्जा, खनिज, उद्योग धंधे। तो इस क्रम में आज हम लोग जो है चलते हैं लेक्चर 3 में जो है यूपी स्पेशल का लेक्चर 3 जो है, जो कि है फॉरेस्ट वेल्थ एंड फॉरेस्ट एनिमल्स, वन संसाधन और वन जीव, वन संसाधन और वन्य जीव, फॉरेस्ट वेल्थ एंड फॉरेस्ट एनिमल्स, लेक्चर 3 यूपी स्पेशल। तो मित्रों आज हम लोगों का टॉपिक वन संपदा एवं वन्य जीव। तो वन संपदा एवं वन्य जीव, तो वन मानव जीवन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो है वनों का हमारे जीवन में जो है अमूल्य योगदान है, इसके महत्व को जो है गिनाया नहीं जा सकता। तो आप सभी लोग अवगत हैं वनों से क्या क्या महत्व है, जो है वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। जो है ये छाया होती है, जो है वर्षा होती है वनों से, प्राणवायु बन देते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन जो है, और हानिकारक वायु कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हम निकालते हैं, जो है प्रदूषित गैस जो है, दूषित गैस जो है उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषण कर लेते हैं और हमें प्राणवायु जो है ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जीवधारी जो है अपना जीवन जी रहे हैं। जो है जीव जंतुओं का को संरक्षण देते हैं, जो है विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियाँ, जानवर जो है वनों पर जो है, पेड़ों पर जो है और वनों में जो है या वनों के नीचे जो है अपना आवास बनाते हैं, संरक्षण प्राप्त करते हैं। जो है वनों से जो है भोजन मिलता है, सुगंध मिलता है, जो है उसकी वन की जो है जड़ तना पत्तियाँ जो है सभी कुछ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जो है और वनों से जो है पौधों से, पेड़ पौधों से जो है अनगिनत हर्बल दवाएं जो है, औषधियाँ जो है प्राप्त होती हैं। तो इसलिए जो है वनों का महत्व बहुत अधिक है। जो है हम लोग मानव जीवन जो है वनों का हमेशा हमेशा जो है ऋणी रहेगा। मरते लकड़ी जीते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का जो है मतलब जब आप जन्म लेते हैं जो है तब तुरंत जो है लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, और पूरे जीवन काल में जो है पेड़ पौधों जो है लकड़ियों सारे की सारे की आवश्यकता होती है। और अंततः जो है जब हम लोग जो है का अवसान होता है, पंचतत्व में विलीन होने को होते हैं, जो है तब भी अंत में जो है लकड़ियों की ही आवश्यकता पड़ती है। जो है तो किसी ने कहा है जो है मरते लकड़ी जीते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। तो इस दृष्टि से जो है आइए अब हम लोग चलते हैं यूपी मतलब वन परिदृश्य क्या है।
तो मित्रों ये हो गया वनों से लाभ। और वनों से जो है कुछ मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो है वनों से क्या क्या प्राप्त होते हैं, इम्पॉर्टेंट है जो है, कभी कभी पूछ लिया है, तो उसे जाने रहना जो है थोड़े में आप लोगों के लिए आवश्यक है। चीड़ से जो है चीड़ की राल, चीड़ से प्राप्त एक चीड़ से जो है राल प्राप्त होता है, गोद जैसा जो है, उससे विरोजा या तारपीन का तेल बनाते हैं। श्रीमल और गुलेल की लकड़ी से, मतलब ये वनों के लाभ में ही है जो है, वनों से क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो और तो सारी जानकारी है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है जो है। तो चीड़ के राल से जो है विरोजा या तारपीन का तेल, तारपीन तेल जो पेंटिंग में जो है आयल के रूप में प्रयोग करते हैं। श्रीमल और गुलेल की लकड़ी से जो है माचिस की तीली बनाया जाता है। श्रीमल और गुलेल की तीली से जो है माचिस की लकड़ी बनाई जाती है। और रबड़, रबड़ का तो आप उपयोग जान ही रहे हैं जो है, ये प्राकृतिक रूप में जो है, प्राकृतिक रूप से जो है रबड़ का पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है। तेंदुपत्ती से जो है बीड़ी बनाई जाती है जो है। और सागौन और महुए के बड़े बड़े पत्तों से जो है दोने पत्तल आदि बनाए जाते हैं। खैर से जो है तख्ता प्राप्त होता है, खैर से जो है तख्ता प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग जो है हम पान सुपारी में करते हैं जो है, पान पत्ते में करते हैं तख्ते का प्रयोग। बबूल की छाल से, बबूल की छाल से जो है एक रंग बनाया जाता है, जिससे चमड़े के सामानों की रंगाई कराई की जाती है, पालिश की जाती है। तो कहाँ से, प्राकृतिक रूप से कहाँ से जो है प्राप्त होता है, बबूल की छाल से जो है। तो इस प्रकार वनों से जो है अनगिनत लाभ हैं जो है। तो इसी दृष्टिकोण से मतलब वनों का संरक्षण किया जाए जो है, वृक्षारोपण, वनारोपण को, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए जो है। वन जो है हमारे लिए जो है, समाज के लिए जो है, प्राकृतिक संतुलन के लिए अत्यधिक आवश्यक है जो है। जबकि वनों का आज बुरी तरीके से दोहन हो रहा है जो है। भौतिकवादी समाज में जो है नगरीकरण, शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण के चलते जो है वनों का क्षय किया जा रहा है, वनों को विनष्ट किया जा रहा है। इससे पर्यावरण डिसबैलेंस हो रहा है और तरह तरह की त्रासदियाँ जो है हम लोग झेल रहे हैं। तो वनों का बढ़ावा, वनों को बढ़ावा देना, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना जो है, वनों के क्षेत्र को जो है बढ़ाया जाए और जो वन है जो है उसको संरक्षित किया जाए जो है, तो यह बेहद ही आवश्यक है जो है। इसीलिए जो है भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वनों के विकास के और वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम जो है कब आया, ये क्वेश्चन में आ भी चुका है जो है। किस सन में जो है वन संरक्षण अधिनियम आया, तो 25 अक्टूबर 1980 को जो है भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया। आप लोग डेट याद रखेंगे, 25 अक्टूबर 1980, 25 अक्टूबर 1980 ये आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस के एग्जाम में। भारत का वन संरक्षण अधिनियम या राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ जो है, 25 अक्टूबर 1980 में, और इसमें कुछ संशोधन हुआ 1988 में। ये भी अधिनियम था, इसी को संशोधित करके जो है आया 1988 में। मतलब ये वन संरक्षण, पहले वन संरक्षण अधिनियम में जो है संशोधन हुआ 1988 में जो है। और इसके अनुसार फिर भारत की पहली वन नीति बनी जो है 1884। भारत की मतलब सेंट्रल स्तर पर जो है भारत की वन नीति बनी, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1894 में पहले बनी थी, बहुत पहले जो है 1894 में बनी थी। ये स्वाधीनता के पहले थी जो है। तो ये आने से रहा जो है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। स्वाधीनता के बाद जो है पहली बार वन नीति अपने भारत में कब बनी जो है, तो राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में जो है बनी, और इसमें संशोधन हुआ, मतलब सेकेंड वन नीति 1988 में। तो प्रथम वन नीति 1952 में, प्रथम वन नीति भारत की प्रथम वन नीति 1952 और सेकेंड वन नीति जो है
1988 में। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो है इसमें संशोधन 1988 में हुआ। प्रथम वन नीति जो है 1952 में और सेकेंड वन नीति जो है 1988 में हुई। इसी प्रथम वन नीति में, प्रथम एवं सेकेंड वन नीति में ही जो है इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश में कुल क्षेत्रफल के 33.33 भूभाग पर जो है वनावरण होना चाहिए। जो है 30.33% भूभाग पर वन होने चाहिए। जो है मतलब वृक्षारोपण होना चाहिए, वनों से आच्छादित होना चाहिए। कितना परसेंट? 33.33 जो है वन होने चाहिए। तो पूरे भूभाग का, पूरे भारत के भूभाग का जो है 33.33% जो है वनों से घिरा होना चाहिए। जो है ये मानक है। जो है और इसमें 60% जो है पर्वतीय एरियाज के लिए है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो है इसमें 60% और जो है आपका 20% मैदानी क्षेत्रों के लिए। मतलब ये पूरा क्षेत्रफल लिया जाए, पूरा रीजन, तो 30.33% पर जो है देश में वन होना चाहिए। देश के पूरे क्षेत्रफल का जो है 33.33% एरिया जो है वनों से घिरा होना चाहिए। और यदि हम पर्वतों की बात करें जो है तो पर्वतों पर ये मानक जो है 60% है। मतलब जितना पर्वतीय क्षेत्र है जो है किसी प्लेस का जो है वहाँ का 60% भूभाग जो है वनों से घिरा होना चाहिए। और हमारे मैदानी जो है परिक्षेत्र में, मैदानी रीजन में जो है ये 20% है। जो है 20% जो है मैदान जितना है उस भूभाग का 20% जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए। अब एक बात है, यहाँ पर जो है 60% जो है पर्वतों के लिए रखा गया है, पर्वतीय एरियाज के लिए, हिल एरियाज के लिए रखा गया है। और 20% जो है वनावरण प्लेन रीजन के लिए, प्लेन एरियाज के लिए रखा गया है। ऐसा क्यों है? पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो है 60% वनावरण होना चाहिए, जबकि जो है मैदानी क्षेत्रों पर 20% जो है वनावरण होना चाहिए। तो इसमें एक बात ये है कि पर्वतों पर जो है खेती बाड़ी या बसावट बहुत कम होती है, उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो देश के भूभाग पर वनावरण अधिकाधिक होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो पर्वतों में इसको ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ जो है आर्थिक क्रियाकलाप या मानव बस्तियाँ जो है कम होती हैं, तो वहाँ पर ज़मीन इतना उपयोगी नहीं होता। तो जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर जो है वनावरण कर दिया जाए, इसलिए इस दृष्टि से भी वहाँ पर जो है 60% रखा गया। और प्लेन पर जो है विविध आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, जो है मानव बस्तियाँ बहुत अधिक होती हैं, जो है खेती कृषि कार्य होते हैं, पर्वतों पर कृषि भी नहीं होती है जो है। तो इसलिए जो है प्लेन के बहुत अधिक भूभाग का उपयोग हम करते हैं जो है। तो वनावरण यहाँ पर जो है उतना अधिक जो है संभव नहीं है जो है, क्योंकि ज़मीन का उपयोग जो है अन्य क्रियाकलापों में हम लोग करते हैं जो है। तो पहला पॉइंट ये है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि हम लोग पर्वतों पर, पर्वतीय हिल एरियाज में जाएं जो है तो वो ऊंचाई पर स्थित होता है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जो है, ऑक्सीजन कम होता है। जबकि प्लेन पर ऑक्सीजन अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी तरीके से सुचारू रूप से जो है जीव जंतुओं को जो है मानव को प्राप्त होता रहे, इसके लिए जो है वहाँ पर अधिकाधिक वृक्षारोपण होना चाहिए, अधिकाधिक जो है वनाच्छादन होना चाहिए जो है। नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन प्राणवायु है, तो इससे बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए वहाँ का जो है 60% क्षेत्र जो है वनाच्छादित होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके जो है पहाड़ों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर 60% जो है वनाच्छादन का कॉन्सेप्ट मानक रखा गया है। और जो है अपने प्लेन एरियाज में, प्लेन रीजन में जो है 20% जो है वनाच्छादन का मानक रखा गया है। और ये राष्ट्रीय वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 और 1988, फर्स्ट जो है 1952 और 1988, इन दोनों में ही यही
यही रखा गया है, डिसाइड किया गया है पहले ही 1952 में यही मानक रखा गया है कि टोटल एरिया का 30.33 जो है 33.33% जो है और पर्वतों पर 60 अपने प्लेन एरियाज पर 20% जो है वो भाग पर। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम आता है। भारतीय वन अधिनियम 1865, 1878 और स्वाधीनता के बाद 1927 और 1935, मतलब स्वाधीनता के बाद भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 और 1935। तो ये पॉइंट आप लोग जो है नोट करके रहेंगे। 25 अक्टूबर 1980, 1988 जो है राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम जो है, वन नीति 1952, 1980 और केवल जो है वन अधिनियम 1937 और 1935 जो है। ये इतने इम्पॉर्टेंट जो है कार्य जो है वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है किए गए हैं, वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है ये इतने जो है प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए हैं। आगे देखिए इसी कंटेंट में आप लोग जो है अब तक हम लोग जो है वन संरक्षण अधिनियम पढ़े। वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980, 88, वन नीति 1952, 88, केवल वन अधिनियम 27 और 35 जो है। अब इसी से जो है वन्य जीव, वनों का संरक्षण तो हो गया। अब हम उसमें रहने वाले, उसमें वास करने वाले, निवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में देख लेते हैं। जो है ये जैव विविधता, पर्यावरण बैलेंस के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता जो है बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में जो है सारे के सारे जीव जंतु जिनको की प्रकृति ने पैदा किया है, सृष्टि ने पैदा किया है, नेचर की पैदाइश है जो है, कोई भी जीव जंतु छोटा सा बड़े से लेकर के जो है हाथी, मानव से, शेर से लेकर के जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि जिनको हम सब जो है मित्रों देख भी नहीं पाते, उनका भी जो है इस सृष्टि में, इस नेचर में जो है, इस प्रकृति में अमूल्य योगदान है। जो है प्राकृतिक स्ट्रक्चर को, प्राकृतिक समायोजन को बनाए रखने के लिए जो है, नेचुरल बैलेंसिंग के लिए उनका भी जो है अहम रोल होता है। जो है तो प्रत्येक जीव जंतु का जो है इस सृष्टि में जो है अपना योगदान है। चाहे छोटा प्राणी हो जो है, बहुत ही छोटा प्राणी हो, बहुत बड़ा प्राणी हो जो है, सभी का जो है अपना अपना योगदान है इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए जो है, क्योंकि ये सृष्टि में डिसबैलेंसिंग होती है जो है तो सभी प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और हम मानव के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा होगा। जो है जैसा कि संभावना भी व्यक्त की जा रही है, प्राकृतिक पर्यावरण इस हिसाब से दूषित हो रहा है, जैव विविधता में इस हिसाब से जो है कमी आ रही है कि आए दिन जो है अनेकानेक समस्याएं आ रही हैं, जो है आती रह रही है। जो है तो इस दृष्टि से वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का भी हमारा कर्तव्य है कि उनको संरक्षण किया जाए। जो है मतलब ऐसा ना हो कि वो जीव जंतु जो है जो वनों में निवास करते हैं, बड़े से लेकर के छोटे जीव जंतु जो है उनका अस्तित्व संकट में ना पड़ जाए। जो है यदि उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा तो हम मानव का अस्तित्व भी जो है स्वाभाविक रूप से जो है संकटापन्न हो जाएगा। और आप सब पढ़ेंगे जीके में, जीएस में जो है पर्यावरण में जो है, पर्यावरण भी जो है एक सेक्टर है जो है यूपीपीसीएस जीएस पेपर 1 में जो है उसमें से इस समय अधिकाधिक क्वेश्चन आने का ट्रेंड बना हुआ है इसी दृष्टि से, क्योंकि पर्यावरण पर संकट जो है बढ़ता ही जा रहा है, पर्यावरण दूषित हो जा रहा है, नाना प्रकार के उससे संकट आ रहे हैं। इसलिए इस समय की बेहद आवश्यकता है कि पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए। जो है इसलिए ही जो है यूपीपीसीएस के पेपर में जो है विगत 7-8 साल से पर्यावरण के जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप पेपर उठा करके देख लीजिए जो है किसी भी ईयर का जो है कि पर्यावरण मतलब 7-8 साल पहले से पेपर देखिए, देख लीजिए कि पर्यावरण के जो है प्रश्नों की संख्या जो है प्रति ईयर जो है किस तरीके से बढ़ रही है जो है पीसीएस के पेपर में। तो ये
पेपर में जो है पर्यावरण सेक्टर के क्वेश्चन का बढ़ना ही जो है पर्यावरण की भयावहता की तरफ जो है इंगित करता है। तो इस लिहाज से जो है हमें वन्य जीवों का भी संरक्षण करना है जो है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है वन्य जीव, ये तो वनों के जो है संरक्षण का के लिए प्रयास थे। अब वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कुछ प्रयास किए हैं, कुछ नियम अधिनियम बनाए हैं जो है, कुछ एक्सरसाइज की है जो है। आइए हम देखते हैं कि जो है वो क्या है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहली बार जो है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में जो है पारित हुआ। 1972 में जो है भारत में पहली बार जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम नहीं, इसके पहले हम लोग जो है वन संरक्षण अधिनियम पढ़े हैं। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण किया जाए जो है। 1972 में इसी परिप्रेक्ष्य में जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना होती है 1982 में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1982 में होती है और उसी में ये प्रावधान किया गया जो है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो है जो स्थापित किया गया है उसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। भारत के प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष बना दिए गए हैं वन्य जीव बोर्ड के। भारतीय वन्य जीव बोर्ड जिसकी स्थापना जो है 1982 में की गई है। जैसे कि पहले के योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते थे, अब नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो है जिसकी स्थापना 1982 में की गई जो है उसके अध्यक्ष जो है पदेन अध्यक्ष पीएम बनाए गए। हमेशा ही जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे जो है। इस वन्य जीव इस मतलब अधिनियम का उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण करना जो है, वन्य जीव का संरक्षण करना और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है जितने भी योजनाएं परियोजनाएं देश में बनाई जाएंगी जो है उसकी मॉनिटरिंग करना जो है, उसको देखना जो है, उसका अवलोकन करना जो है, उसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करना जो है, कहाँ पर कैसे लागू की जा रही है और लागू करने में जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को जो है कैसे दूर किया जाए। तो ये काम है जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो है जिसकी स्थापना 1982 में की गई है। इसी के आगे कंटेंट में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 1983 में आता है। 1982 में जो है ये भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हो जाती है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड 1982 में और 1983 में क्या लाया जाता है जो है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। यह लाया जाता है 1983 में जो है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 1983 में जो है। तो 1983 में वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाया गया जो है और इसने वन्य जीवों को जो है बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीवों को जो है संरक्षण देने के लिए जो है तीन कॉन्सेप्ट दिए जो है। वो अपना था राष्ट्रीय उद्यान का कॉन्सेप्ट जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य का कॉन्सेप्ट और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का कॉन्सेप्ट जो है। मतलब वन्य जीवों को जो है संरक्षण देने के लिए, अपनी जैव विविधता को जो है संरक्षित करने के लिए जो है इस एक्शन प्लान में जो है तीन कॉन्सेप्ट दिए जो है। राष्ट्रीय उद्यान का कॉन्सेप्ट, नेशनल पार्क जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है।
तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है जो है, विशेष प्रकार की शरण स्थली है, विशेष प्रकार की जो है शरण स्थली के रूप में, जहाँ सभी जीवों को सामान्य रूप से जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। सभी जीवों को, मतलब सभी जीवों को जो है इसमें राष्ट्रीय उद्यानों में जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है जो है, कि वो कहीं जो है उनकी संख्या में कमी नहीं आ जाए जो है, और उनको एक संरक्षित क्षेत्र जो है उनके लिए स्थापित इस्टेब्लिश कर दिया जाता है जो है। तो एक किन्हीं विशेष जो है जीवों के लिए नहीं, विशेष जंतुओं जानवरों के लिए नहीं जो है, बल्कि सामान्य रूप से वनों में जो है जितने भी जो है जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान का कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें जो है सामान्य रूप से जो है सभी जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है बिना किसी विभेद के। और इसमें जो है चराई कटाई, मतलब बहुत सारे लोग जो है जंगलों में जो है कटान करने, लकड़ी कटाई करने के लिए जाते हैं, मवेशियों को जो है चारा चराने के लिए लेकर के जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है शिकार करने के लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो है ये सारे के सारी गतिविधियाँ, सारे के सारी ये मानवीय क्रियाकलाप, चराई कटाई और शिकार जो है पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान को जो है कभी भी जो है अभ्यारण्य के रूप में डेवलप नहीं किया जा सकता जो है। जो राष्ट्रीय उद्यान है जो है उन्हें जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है जो है। तो राष्ट्रीय उद्यान का यही कॉन्सेप्ट है, मतलब सामान्य रूप से जो है जितने भी जीव जंतु जंगलों में पाए जाते हैं जो है सबको संरक्षित किया जाता है जो है। ये कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय उद्यान का है। यहाँ पर चराई कटाई और शिकार तीनों ही प्रतिबंधित रहता है जो है, और इसे कभी भी जो है अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता, इसे अभ्यारण्य के रूप में जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है जो है, इसमें किसी एक विशेष प्रजाति को संरक्षित किया जाता है जो है, किसी एक विशेष प्रजाति को किसी जो है अभ्यारण्य में जो है गैंडे को जो है संरक्षित किया जा रहा है, किसी एक दूसरे जो है अभ्यारण्य में शेर को संरक्षित किया जा रहा है, किसी एक तीसरे जो है वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है हाथी का संरक्षण किया जा रहा है। मतलब इसमें जो है सामान्य रूप से जितने भी जो है जंगल में जानवर पाए जाते हैं उन सभी का संरक्षण जो है एक ही वन्य जीव में नहीं किया जाता है, एक ही अभ्यारण्य में नहीं किया जाता है जो है, बल्कि जो है वो अभ्यारण्य किसी विशेष जो है प्रजाति के जंतु के लिए होता है। तो इसका मतलब जितने भी जो है कोई भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें एक ही प्रजाति जो है संरक्षित की जाएगी, चाहे तो हो सकता है शेर ही जो है वहाँ पर संरक्षित किया जाए, चाहे जो है टाइगर संरक्षित किया जाए जो है, चाहे हाथी संरक्षित किया जाए, चाहे गैंडा संरक्षित किया जाए, चाहे घड़ियाल संरक्षित किया जाए जो है। तो मतलब एक वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है सामान्यतः एक ही प्रजाति के जो है जानवर संरक्षित किए जाते हैं, वन्य जीव संरक्षित किए जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान का कॉन्सेप्ट दूसरा था, उसमें वन में जो है सामान्य रूप में जितने भी जो है जंतु जानवर पाए जाते हैं जो है सभी का एक समान रूप से संरक्षण किया जाता है। इसमें भी शिकार किया जा सकता है जो है, शिकार को प्रतिबंधित है जो है चराई कटाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो है गवर्नमेंट से जो है विशेष रूप से परमिशन लेना पड़ता है। जहाँ राष्ट्रीय उद्यान में जो है चराई कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित है जो है, इसमें जो है चराई कटाई की जा सकती है जो है, लेकिन इसमें परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए जो है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क के रूप में जो है डेवलप किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में जो है राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में चेंज नहीं किया जा सकता है जो है, जबकि अभ्यारण्य को जो है राष्ट्रीय उद्यान में जो है परिवर्तित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये नाम यूनेस्को ने दिया है जो है, ये पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए जो है यह नाम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को का है दिया हुआ नाम है जो है। और इसमें
जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो है विविध प्रकार की जानवरों को संरक्षण दिया जाता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो है, रिजर्व रीजन है, यूनेस्को द्वारा जो है घोषित कर दिया जाता है कि ये प्लेस जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो है। प्रतिवर्ष मतलब उसकी सूची बनी हुई है जो है कि देश दुनिया में जो है कितने प्लेसेस जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो है यूनेस्को द्वारा जो किए गए हैं। अपने इंडिया में भी बहुत सारे प्लेसेस जो है यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं जो है। तो ये सब जो है हमारे जो है भारतीय वर्ल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है जो निर्धारित किया गया था, उसके ये 3 कॉन्सेप्ट जो है बनाए गए हैं कि इस तरह से जो है वन्य जीवों का जो है देश में संरक्षण परिवर्तन किया जाएगा जो है। आइए आगे चलते हैं जो है। इसके बाद प्रोजेक्ट शेर, कुछ परियोजनाएं चलाई गई जो है विविध जंतुओं के संरक्षण के लिए जो है अपने इंडिया में। तो प्रोजेक्ट शेर परियोजना 1972 में मतलब शेरों के संरक्षण के लिए जो है नियमावली बनाई गई जो है। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो है, आए हुए हैं जो है। प्रोजेक्ट शेर जो है ये परियोजना 1972 में आई जो है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट शेर जो है 1972 में जो है। प्रोजेक्ट एलिगेट मीन्स घड़ियाल, प्रोजेक्ट एलिगेट मीन्स जो है घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो है ये परियोजना आई जो है 1973 में। तो शेर के लिए 72 में जो है, टाइगर के लिए 73 में जो है, घड़ियाल के लिए भी 73 में। प्रोजेक्ट गैड़ा और हिंदुआ, प्रोजेक्ट गैड़ा और हिंदुआ जो है 1987 में। मतलब ये हम लोग जो है पीछे से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं जो है, पीछे से आगे बढ़ते हुए 72, 73 जो है, उसके बाद 87 में जो है ये प्रोजेक्ट गैड़ा और हिंदुआ। उसके बाद आइए 1992 में जो है, 87 के बाद 92 में प्रोफेसर गश्ते, प्रोजेक्ट गश्तमे, प्रोजेक्ट जो है गश्तमे, गश्तमे मीन्स हाथियों के संरक्षण देने के लिए जो है प्रोजेक्ट चलाया गया 1992 में, 1992। प्रोजेक्ट रेड पांडा, रेड पांडा भी जो है विलुप्त प्रजाति हो चुकी है जो है, ये 1992 में। इसके संरक्षण के लिए जो है प्रोजेक्ट रेड पांडा जो है 1992 में जो है ये परियोजनाएं चलाई गई। तो ये याद रखिएगा, थोड़ी सी 4-5 परियोजनाएं हैं जो है, इसके संग आप लोगों को याद रखने हैं जो है। प्रोजेक्ट सेल परियोजना 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में देश में चलाया गया, प्रोजेक्ट घड़ियाल 1973 में, प्रोजेक्ट गैड़ा हिंदुआ जो है 87 में, प्रोजेक्ट गश्त में 92 में और प्रोजेक्ट रेड पांडा जो है 92 में चलाया गया। इसके बाद कुछ स्टेट हैं जो है, मतलब कुछ स्टेट को जो है वहाँ के जानवर के नाम से पुकारा जाता है। जो जानवर जो है जिस स्टेट में अधिकाधिक जो है पाए जाते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है जो है, तो उस नाम से जो है उस स्टेट को पुकार दिया जाता है। मतलब वो नाम जो है कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो टाइगर स्टेट, जैसे टाइगर जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश की जंगलों में पाए जाते हैं जो है, मध्य प्रदेश में जो है टाइगर सबसे अधिक है जो है, तो टाइगर स्टेट कहा जाए तो टाइगर स्टेट कौन सा है जो है, मध्य प्रदेश जो है। राइनो मीन्स गैड़ा, राइनो स्टेट जो है ये आसाम में है। आसाम में जो है राइनो अधिक पाया जाता है। वहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो है, वो गैरों के लिए ही संरक्षित किया गया है जो है, गैरों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो राइनो ये आपका राइनो स्टेट जो है आसाम हो गया। लायन स्टेट गुजरात, शेर, शेर कहाँ पाए जाते हैं अधिकांशतः जो है गुजरात में पाए जाते हैं जो है। गुजरात में शेरों की संख्या सर्वाधिक है जो है अपने इंडिया में, तो इसलिए उसे जो है लायन स्टेट गुजरात हुआ जो है। और इन सब के बाद जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये जो है देहरादून में स्थापित है जो है। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडिया जो है देहरादून में है। तो ये मित्रों जो है वनों का महत्व था आज के लेक्चर में जो है वनों का संरक्षण जो है, वनों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या उपाय किए हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज किए हैं जो है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया जो है, वन नीति कब हुई जो है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई जो है, इसका अध्यक्ष कौन होता है जो है, फिर वन्य जीव संरक्षण की दिशा में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं जो है, क्या क्या अधिनियम लाए गए हैं जो है, और ये परियोजनाएं प्रोजेक्ट टाइगर जैसे मतलब विभिन्न जानवरों के लिए जो है प्रोजेक्ट के रूप में कौन कौन सी परियोजनाएं जो है इस सन में बनाई गई जो है, इन सब का अध्ययन हम सब आज के लेक्चर में किए जो है। तो अभी जो है यूपी के लिए जो है यूपी का वन एवं वन्य जीव हम लोग जो है स्टार्ट ही नहीं कर पाए आज के लेक्चर में, लेकिन ये भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो है यूपी का पढ़ना है जो है वो रिलेटेड है जो है आप अपने देश के जो है वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियमों से जो है, तो इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना आवश्यक था इंट्रोडक्शन, मतलब इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के रूप में। अब आगे चल करके मतलब इसमें से जो आज जो है अभी तक डील किया गया, इसमें से भी लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी वर्ग जो है पीसीएस या आईएएस के पेपर में आए हुए हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे जो है मतलब राष्ट्रीय उद्यान का कॉन्सेप्ट समझ लिए जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य का कॉन्सेप्ट समझ लिए, जैवमंडल रिजर्व का कॉन्सेप्ट समझ लिए जो है। तो ये सब जो है हम यूपी में पढ़ेंगे कि वहाँ पर मतलब कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो है, कितने संरक्षण केंद्र हैं, जैवमंडल रिजर्व यूपी में है कि नहीं है जो है। तो इन सब का कॉन्सेप्ट मतलब इन सब क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, जैवमंडल रिजर्व क्या है जो है, और मानक क्या होना चाहिए वनों का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है। तो इन लोगों को जो है इस सबको जो है कॉन्सेप्ट को यदि हम नहीं डील किए रहते जो है, तो यूपी में केवल पढ़ते कि यहाँ यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ यहाँ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे छोटे हैं, ये सबसे बड़े हैं, इनकी स्थापना जो है इस सन में हुई थी, तो ऐसे पढ़ लेते जो है। लेकिन हम लोग जो है कॉन्सेप्ट के रूप में आप सबको जो है ये क्लियर ना होता कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है जो है, जैवमंडल रिजर्व क्या होता है जो है, इसमें मतलब कौन कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं, अलाउ होती हैं। तो मज़ा पढ़ाई में तभी आएगा जब ये सबके कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के लिए क्लियर हो जो है, बिल्कुल जो है ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो इसका जो है। इसलिए जो है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में जो है क्लियर किए गए जो है मित्रों। फिर जो है अब हम कल के लेक्चर में जो है उत्तर प्रदेश के जो है विविध राष्ट्रीय उद्यान मतलब वनों का वहाँ क्या स्थिति है, क्या क्षेत्रफल है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वन है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वन है, और उसके बाद जो है वन्य जीवों को पढ़ेंगे जो है उत्तर प्रदेश के जो है राष्ट्रीय उद्यान को और वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है जैसे कि इसमें पढ़ा गया है जो है। तो ठीक, थैंक यू वेरी मच मित्रों जो है आज के लिए। पुनः हम लोग जो है कल इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए जो है पुनः मिलेंगे।